हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 6 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 33 टॉपिक हम प्रीवियस 5 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे ई संजीवनी के बारे में, देन हम जानेंगे स्पॉन्ज ब्लीचिंग के बारे में, एक रिपोर्ट ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल के बारे में चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में जानेंगे, तमिलनाडु का जो कल्चरल स्पोर्ट्स है जल्लीकट्टू उसके बारे में चर्चा करेंगे, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क जिसको स्पिन के नाम से जाना जा रहा है तो चर्चा करेंगे इसके बारे में, द इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे पैथो डिटेक्ट किट किससे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका ई संजीवनी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज है जो कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे जो कन्वेंशनल फिजिकल कंसल्टेशन जो सर्विसेज है मेडिकल की, उसका अल्टरनेटिव या उसका वैकल्पिक साधन प्रोवाइड कराता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक ई हेल्थ इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ई संजीवनी ओपीडी है वह जो रूरल एरिया के और जो अर्बन एरिया के जो सिटीजन्स हैं उनकी ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विसेज है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पारंपरिक फिजिकल जो कंसल्टेशन मेडिकल सर्विसेज है उसका वैकल्पिक माध्यम प्रोवाइड कराएगी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक ही हेल्थ इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है वह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर का, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ई संजीवनी ओपीडी है वह आपके रूरल एरिया और जो अर्बन एरिया के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी ये ई संजीवनी के तहत लगभग 8 करोड़ टेली कंसल्टेशन को इसने क्रॉस कर दिया है, जिसके कारण से ये अभी चर्चा में रहा। अगर हम बात करें इसकी तो ये एक टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं जो कि आपकी जो कन्वेंशनल जो फिजिकल कंसल्टेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में जो डिजिटल जो आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वह ठीक तरीके से नहीं होती, तो अगर उनको हमें जो शहर के जो डॉक्टर हैं उनसे अगर हम कंसल्ट करा दें, उनको जो दवाई है वो प्रिस्क्राइब करवा दें विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो इस तरीके की सर्विसेज को कहा जाता है टेली मेडिसिन। ये जो एक ई हेल्थ इनिशिएटिव है ये है आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन जो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के रूप में इसको जाना जा रहा है। इसके अलावा इसके अंतर्गत 2 वर्टिकल इसके अंदर ये कंप्राइज करता है, जिसमें आपका एक है ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि आपके रूरल और जो अर्बन एरियाज के बीच में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ का गैप है उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ये भरने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो ई संजीवनी ओपीडीज भी इसके अंतर्गत बनाई जाएंगी, जिसके अंतर्गत आपके जो रूरल और जो अर्बन एरियाज के जो सिटीजन्स हैं उनको जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, उनकी जो ज़रूरतें होंगी उसको इसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें ये जो प्रोग्राम है वह आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत है। तो अगर हम आयुष्मान भारत स्कीम की बात करें तो इसको 25 सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये उन लोगों के लिए है जो कि इकोनॉमिकल रूप से वंचित हैं या जो गरीब हैं, उनके लिए ये एक तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें आयुष्मान भारत स्कीम के, तो सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि आपके जो लोग हैं एक फैमिली की अगर हम बात करें पर फैमिली तो ये 5 लाख का इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड कराता है। और इन लोगों का जो चयन किया गया है वह सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर इनका चयन किया गया है। इस योजना के तहत उनके जो डेटा है रूरल एंड अर्बन एरियाज में उनको इसके अंतर्गत चयनित किया गया है और इसमें लगभग 74 करोड़ जो बेनिफिशियरी जो फैमिलीज हैं इसके अंतर्गत चयनित की गई हैं, जो कि लगभग हमारे पूरे देश के 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये इसके अंतर्गत इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली के साइज पर, एज पर या जेंडर पर। इसमें ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज, एज और जेंडर पर।
अगर हम बात करें आयुष्मान भारत स्कीम की, तो ये अदर जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो वेटिंग पीरियड होता है, प्री एग्जिस्टिंग जो आपकी डिसीजेस होती हैं उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो खर्चा होता है वह भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जो प्रीमियम होगा, जो इनकर किया जाएगा, जो एक्सपेंडिचर उसका खर्चा है वह शेयर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए हमने इस स्कीम को बताया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके अंतर्गत जो फंडिंग होगी स्कीम की, ये 60-40 शेयर रहेगा, जो कि आपके जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के, जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वह, और जो यूटीज के लिए और जो अदर्स के लिए इसके अंतर्गत ऐसी यूटीज जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है उसके लिए इसका जो शेयर रहेगा वो 19-10 होगा, जिसमें से 10% देना होगा आपके स्टेट को और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। इसके अलावा जो आपकी यूटीज है और जो आपके जो हिमालयन जो स्टेट्स हैं उनको भी इसके अंतर्गत जो आपका 19-10 शेयर चलेगा, और जो आपकी यूटीज हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती हैं, जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है खुद का, उनकी 100% फंडिंग की जाएगी इस योजना के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इसकी जो फंडिंग का जो अनदर सोर्स है वह एक सेस लगाया गया है, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, जो कि इसकी जो फंडिंग है उसको बूस्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो खर्चा बताया जा रहा है लगभग 1000 से 1200 पर रुपए जो एनम होगा, जिसके अंतर्गत इसमें एक्सपेक्टेड होगा प्रीमियम जो कि पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत वेलनेस सेंटर भी इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे, लगभग 1.5 लाख जो सब सेंटर्स होंगे जो कि कन्वर्ट कर दिए जाएंगे वेलनेस सेंटर्स के रूप में, और जो मेजोरिटी ऑफ जो सर्विसेज हैं जैसे कि रोग का या आपका जो ट्रीटमेंट करना या उसको डिटेक्शन करना, या कार्डियोवास्कुलर जो डिसीजेस हैं स्क्रीनिंग करना, कॉमन कैंसर्स, मेंटल हेल्थ, और जो केयर ऑफ जो एल्डरली जो पीपल हैं, आई केयर है, उसके अंतर्गत ये सर्विसेज इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर हम बात करें वेलनेस सेंटर की, तो ये एक सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, जिसके अंतर्गत आपका मैटरनल और जो आपकी चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, वैक्सीनेशन सर्विसेज हैं, इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएंगी, और फॉर द सिलेक्टेड कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ई संजीवनी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्पॉन्जेस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्पॉन्जेस होती हैं ये एक मोस्ट एंशिएंट और एबंडेंट एनिमल्स होते हैं, जो कि रॉकी जो रीफ्स होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक फिल्टर कर देते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है स्पॉन्जेस के द्वारा उनको फिल्टर कर दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं एक मोस्ट प्राचीन और एक अबंडेंट एनिमल्स हैं, जो कि रॉकी रीफ्स के रूप में ये पाए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये फिल्टर करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 और 2। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी जो न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड किया है कि ये लार्जेस्ट एवर जो स्पॉन्जेस हैं वह वहाँ पर ब्लीच हो रही है, मतलब एक तरीके से वह लगातार नष्ट हो रही है। जो इसकी सदर्न जो कोस्ट लाइन है न्यूजीलैंड की, उस पर इस तरीके की ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें स्पॉन्जेस की, तो ये आपके सिंपल एक्वेटिक एनिमल होते हैं, इनके अंतर्गत डेंस और ये, लेकिन ये पोरस होते हैं, और इसके जो स्केल्टन भी इसके अंतर्गत होता है, जो पोरस स्केल्टन इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसके अंतर्गत हम बात करें इसका जो हैबिटाट होता है, जो रॉकी जो इस रीफ होती हैं उसके अंतर्गत ये अक्रॉस द वर्ल्ड पाए जाते हैं। अगर हम इनके की फीचर्स की बात करें तो ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को फिल्टर करने का काम करता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है पोरस होता है, इसके कारण से ये उनको फिल्टर करता है। इसके अलावा ये जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको कैप्चर करने का प्रयास करता है, और जो इसके अंतर्गत जो कार्बन है वो वाटर कॉलम के अंतर्गत जो सी फ्लोर के अंतर्गत जाती है, उसको ये जो बॉटम के अंतर्गत जो डॉयलिंग जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके लिए एक तरीके से ये कॉलम प्रोवाइड करा देता है, और जो कार्बन है वाटर कॉलम से सी फ्लोर तक पहुंचा देता है, और यहाँ पर उसके द्वारा ये खाली जाती है इन्वर्टिब्रेट्स के द्वारा। इसके अलावा ये हैबिटेट प्रोवाइड कराता है क्रैब्स को, श्रिम्प्स को और स्टारफिश को, और इससे जो खतरा है वह इस पर यह खतरा है कि ये कोरल ये लगभग ब्लीचिंग हो रहा है ड्यू टू द हीट के कारण। लगातार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण हीटिंग बढ़ रही है, और हीटिंग बढ़ने के कारण इनके जीवन पर संकट बना हुआ है।
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया स्पॉन्जेस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिपोर्ट से संबंधित है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है। इसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ये रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल, और इसमें आपको बताना है कि ये किसके द्वारा रिलीज की गई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है वह रिपोर्ट रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के द्वारा। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिलीज की है जिसका रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल। इसका जो फर्स्ट सच रिपोर्ट है जो कि रिलीज की गई है, जो वर्ल्ड सॉइल डे बनाया जाता है 5 दिसंबर को हर साल, उस दिन इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। इसके अंतर्गत ये फाइंडिंग्स की गई कि जो मोस्ट ऑफ द जो ब्लैक सॉइल है वह आपके जो इसमें मॉडरेट से सीवियर एरोजन प्रोसेसेस उसके अंतर्गत चल रही हैं, जिससे कि उसके अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके अंतर्गत जो पोषक तत्व होते हैं वह लगातार इम्बैलेंस हो रहे हैं। साथ ही साथ उनका एसिडिफिकेशन हो रहा है और उसमें से संबंध जो बायोडाइवर्सिटी उस पर निर्भर है उसका लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ग्लोबली जो मेजर फैक्टर हैं जो कि आपके एक तरीके से क्वालिटी ऑफ ब्लैक सॉइल को डिक्लाइन कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है लैंड यूज जो चेंज हो रहा है, लगातार भूमि का जो परिवर्तन है, भूमि का जो उपयोग है उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसका जो अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट हो रहा है, प्रैक्टिसेस इस तरीके की जा रही हैं ह्यूमन के द्वारा। इसके अलावा इनका एक्सेसिव यूज किया जा रहा है, जो एग्रोकेमिकल्स का जो लगातार इन पर यूज किया जा रहा है उसके कारण से इनकी जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वह लगातार डिक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें जो ब्लैक सॉइल है जो कि एक तरीके से फीड करता है ग्लोबल पॉपुलेशन को, वह भी पॉपुलेशन इसके अंतर्गत अंडर थ्रेट है क्योंकि इसका जो सॉइल जो ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है वह लगातार लूज करता जा रहा है। अगर हम बात करें जो इनहेरेंट इसकी जो फर्टिलिटी होती है ब्लैक सॉइल की, वह एक तरीके से फूड बास्केट के रूप में इसको यूज करने के लिए यूज की जाती है क्योंकि इसकी फर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है, जो कि आपके जो देश की जो फूड सप्लाई जो चेन है उसको बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करें इसकी मेजर फाइंडिंग्स की इस रिपोर्ट की, तो जो ब्लैक सॉइल्स है वह कैरेक्टराइज की जाती है बाय अ थिक डार्क कलर सॉइल, जो होराइजन रिच इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम बात करें पूरे उसके ग्लोबल बेसिस पे, तो ये होम है लगभग 2.86 जो परसेंट जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, और जो 36% जो क्रॉप लैंड्स है, और 8.05 जो परसेंट ऑफ जो ग्लोबल जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टॉक्स है, और जो 30.06% जो आपकी स्टॉक ऑफ ग्लोबल क्रॉपलैंड है वह इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? ब्लैक सॉइल के अंतर्गत। अगर हम बात करें जो फूड प्रोवाइडर की, अगर हम बात कर लें तो ये जो सॉइल है जो आपका फूड सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। लगभग 66% ऑफ द सनफ्लावर जो सीड्स हैं, 51% ऑफ द स्मॉल जो मिलेट्स हैं, और जो 42% ऑफ जो शुगर बीट्स हैं, इसके अलावा जो वीट और जो अदर जो पोटैटोज के प्रोडक्शन के लिए भी ये ब्लैक सॉइल काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो केवल आपकी इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये इसका जो फाउंड किया जाता है आपके जो मैक्सिमम है वह रसिया में फाउंड किया जाता है, और उसके बाद कजाकिस्तान, चाइना और अनदर कंट्री में ये देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो ब्लैक सॉइल है इन इंडिया लगभग 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है, जो कि आपका 6% ऑफ जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है कंट्री का उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। और ये मेनली फाउंड होता है आपके जो महाराष्ट्र, जो दक्कन वाला एरिया है, मध्य प्रदेश, और जो पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु में ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये सेल्फ प्लोइंग इसको सॉइल कहा जाता है, जो कि स्वतः जुताई खेती इसके अंतर्गत आराम से अगर इस पर होती है तो ये एक तरीके से इसको प्लो करने की जरूरत नहीं होती, ये स्वतः ही अपना प्लो हो जाती है। तो इसी कारण से इसको सेल्फ प्लोइंग मिट्टी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, तो इससे इम्पोर्टेंस है क्लाइमेट चेंज के लिए। अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल्स की, तो ये एक तरीके से पैरामाउंट है क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन करने के लिए, उसको एडेप्टेशन करने के लिए।
अगर ये कंटेन करती है लगभग 2% ऑफ वाइल्ड सॉइल का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको, उसका स्टॉक्स 2% इसके अंतर्गत है, जो कि प्रोवाइड कराता है 10% ऑफ जो ग्लोबल आपका जो सॉइल ऑर्गेनिक जो कार्बन है उसके सिक्योटेशन पोटेंशियल को, क्योंकि ये सिक्योरेट कर लेता है उस जो वातावरण में कार्बन होती है उसको। तो इसके कारण से ये क्लाइमेट चेंज के लिए अडेप्ट और मिटिगेशन स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एपिसेंटर की हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चरली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर ये फ्यूचर रेडी के रूप में भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इसमें कार्बन को स्टॉक करने की क्षमता होती है, जो वातावरण में कार्बन है उसको रिमूव करने की इसमें क्षमता होती है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के रूप में। तो ये एक तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में ये इसका उपयोग किया जा सकता है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके संबंधित जो चैलेंजेस हैं, हैवीली इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इसमें फूड एंड फाइबर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसके कारण से इसमें एग्रोकेमिकल्स इस पर यूज किए जा रहे हैं, जिसके कारण से इस पर चैलेंजेस हैं। इसके अलावा इसका लगातार कार्बन स्टॉक्स है वह लूज करता जा रहा है, और इसका जो टेक्सचर है, जो ब्लैक सॉइल का जो टेक्सचर होता है वह लगातार डिक्रीज हो रहा है, सॉइल सैलिनाइजेशन हो रहा है, जिससे कि जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उससे इसका जो टेक्सचर में काफ़ी डिक्रीमेंट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एफएओ की एक रिपोर्ट से संबंधित, जो कि ब्लैक सॉइल से संबंधित इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन देखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये 7200 किलोमीटर का लॉन्ग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि इस्टेब्लिश करता है आपके शिप रेल रोड रूट को। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि अशगाबाद जो एग्रीमेंट है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ओमान के बीच में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये यूज किया जा रहा है मूविंग द फ्रीट बिटवीन द इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के बीच में, विभिन्न कॉन्टिनेंट्स के बीच में इसके अंतर्गत आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है एक 7200 किलोमीटर का ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि इस्टेब्लिश कर रहा है आपका शिप रेल एंड रूट कनेक्टिविटी। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो आपका जो अशगाबाद एग्रीमेंट है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है बिटवीन द कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ओमान के बीच में। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये यूज किया जाएगा, इसका जो फ्रीट होता है, जो सामान होता है बिटवीन द इंडिया से ये जाएगा, यह आपका सेंट्रल एशिया तक उसकी कनेक्टिविटी, सामान को फ्रीट बेचने की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1, 2 एंड 3। अगर हम बात करें ये अभी चर्चा में क्यों रहा, तो जो अभी कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन कंट्री, जो कि अभी इन्होंने जो हमारी एक सेंट्रल एशिया जो NSA मीट हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हुई, तो उसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि जो एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया की जो की प्रायोरिटी है जो सेंट्रल एशियन से कनेक्टिविटी करने के लिए। ये जो मीटिंग है ये कोइंसाइड कर रही है, जो NSA वाली जो मीटिंग हो रही है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, ये 30th एनिवर्सरी हो गई है हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट, जो डिप्लोमेटिक टाइज हुए थे हमारे सेंट्रल एशियन रीजन्स कंट्री से, तो उसको भी अभी 30 ईयर्स हो गए हैं, तो उसी समय ये मीटिंग हो रही है। इसके अलावा ये जो इंडिया के रिलेशन है विद दिस रीजन लगभग ये स्लोली बढ़े हुए हैं, और लगभग 1990 से इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। अगर हम बात कर लें अर्लियर इन दिस जनवरी जो प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट किया था, फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया समिट हुआ था वर्चुअल फॉर्मेट में, तो उसको होस्ट किया गया था भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, तो जो सेंट्रल एशियन जो रीजन जो कनेक्टिविटी, इसके अंतर्गत हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म है, जो धार्मिक
कट्टरता है, फंडामेंटलिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, और उससे संबंधित अन्य जो चैलेंजेस हैं उससे रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑल द जो कंट्रीज हैं, रिच जो मिनरल्स हैं जिनके पास, जैसे कि आपकी यूरेनियम, गोल्ड, गैस और इससे संबंधित, तो ये आपके जो अन्य जो हाइड्रोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं वह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। और जो कल्चरल की अगर हम बात करें तो इंडिया इससे जो हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं इस साइड, क्योंकि जो सिल्क रूट जाता था वो इसी एरिया से होकर जाता था, तो ये 15 जो सेंचुरी एडी के अंतर्गत जो बुद्धिज्म से जो कनेक्टिविटी है, वह बुद्धिज्म कल्चर जो यहाँ से मिलता है इस रीजन के साथ, तो इससे हमारा इनसे एक हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी भी है, कल्चरल कनेक्टिविटी भी है, तो इस कारण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे संबंधित कई अनदर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, इंडिया ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई है 2012 में, जो कि एक ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें आपका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और जो आपका सिक्योरिटी और जो कल्चरल कनेक्शंस है वह स्थापित किया जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जिसकी हमने अभी बात की, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि आपका एक मेंबर है, जो कि अशगाबाद एग्रीमेंट के अंतर्गत भी ये मेंबर बन गया है। इसके अलावा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है अफगानिस्तान का, जो कि चाबहार पोर्ट जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है भारत के द्वारा ही, ईरान के अंतर्गत जो चाबहार पोर्ट है वो डेवलप किया गया है, तो वह भी एक कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो एक तापी गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है, जिसमें आपका तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये लाइन बिछाई जाएगी। तुर्कमेनिस्तान का इसका सोर्स रहेगा और इंडिया तक ये आपका ये रहेगा, जो फजालिका तक आएगा आपका ये। तो इस तरीके के इनिशिएटिव जो सेंट्रल एशिया कंट्री से जुड़ने के लिए ये यूज किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, तो ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था 2000 किलोमीटर का इन 2000 में, जो कि इम्प्रूव कर रहा था रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी को। तो ये कब किया गया था? 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो रूट है ये आपका 7200 किलोमीटर का रूट है, जो कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपका शिप कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी एंड रोड कनेक्टिविटी तीनों होंगी। और इसके अलावा ये जो मूविंग फ्लीट है आपका इंडिया से होते हुए जाएगा रशिया, ईरान, रसिया पहुंचेगा, ईरान से होते हुए यूरोप, सेंट्रल एशिया से होते हुए। इसके अलावा इससे जो मूविंग जो आपका जो कार्गो जो टाइमिंग होती है वो भी डिक्रीज किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत जो मेंबर स्टेट्स हैं 30 कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें इंडिया है, ईरान है, रशिया, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जो आपका तजिकिस्तान है, ओमान, सीरिया और जो यूक्रेन, जिससे अभी युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो ये दोनों कंट्री भी इसके अंतर्गत शामिल है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और इंडिया और ईरान तो इसके अंतर्गत शामिल है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अशगाबाद एग्रीमेंट की, तो अशगाबाद जो एग्रीमेंट है वे ये भी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये जो गवर्नमेंट है आपकी कजाकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान और ओमान, इसमें 7 कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है फॉर द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट के रूप में। इसका जो उद्देश्य है कि एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाए, जो कि फैसिलिटेट कर सके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन द सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ के बीच में। इसके अलावा अगर हम इसके रूट की बात करें तो इंडिया से होते हुए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये आपके ईरान का जो बंदर अब्बास है और जो अजरबैजान का जो बाकू है और अस्ट्राखान, ये रसिया की एक सिटी है, इससे होते हुए आपके सेंट पीटर्सबर्ग तक इसको फैलाया जाएगा। ये लगभग 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा, जिसके अंतर्गत आपके शिप रूट होगा, रेल रूट होगा, साथ ही साथ रोड रूट भी इसके अंतर्गत जनरेट किया जाएगा। और ये पार्ट बन चुका है अशगाबाद एग्रीमेंट का भी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक जो आपका तमिलनाडु का एक कल्चरल स्पोर्ट्स है उसके बारे में है, जल्लीकट्टू के बारे में है, जिसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो जल्लीकट्टू है एक स्पोर्ट्स है, ये कंडक्ट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ माटू पोंगल। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये रेफरेंस देता है इसका जल्लीकट्टू का जो सील पादिकरम है, जिसको तमिलनाडु का एक ग्रंथ है जो सील पादिकरम के अंतर्गत इसका रेफरेंस दिया गया है। तो इसमें आपको करेक्ट
स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो जल्लीकट्टू है एक स्पोर्ट्स है जो कि कंडक्ट किया जाता है पार्ट ऑफ माटू पोंगल, जो पोंगल का जो उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो उसमें जो थर्ड डे होता है वो माटू पोंगल के रूप में जाना जाता है, तो उसके दौरान इसको कंडक्ट किया जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो जल्लीकट्टू है इसका जो रेफरेंस है वह सील पादिकारम में दिया गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। अभी इसके अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्थापित की गई है जो कि पिटीशन इससे संबंधित जो इसके अंतर्गत जो एक एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स तमिलनाडु एंड अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारा पीसीए जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के अंतर्गत तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंतर्गत संशोधन किया गया था 2017 में, क्योंकि 2014 में जल्लीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया था। तो इसको फिर राष्ट्रपति की इससे परमिशन ले ली गई थी इस एक्ट को। तो एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रभाव था बैन का इससे समाप्त कर दिया गया था। तो इसी के खिलाफ अभी पिटीशन लगाई गई है जो कि सुनी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करें तो इसमें मिनिमम 5 जजेस इसके अंतर्गत होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंतर्गत। अगर हम बात करें जो जल्लीकट्टू है एक स्पोर्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है पार्ट ऑफ मोटू पोंगल के द्वारा। जो मोटू पोंगल है एक थर्ड डे होता है जो 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल बनाया जाता है तमिलनाडु के अंतर्गत, जो कि नॉर्थ भारत में संक्रांति के नाम से जाना जाता है और जो गुजरात में आपका उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से पोंगल जो कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंतर्गत पोंगल के रूप में जाना जाता है। तो ये एक 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है जिसके अंतर्गत जो थर्ड डे जो पार्ट होता है वो माटू पोंगल होता है, उसी के अंतर्गत जल्लीकट्टू को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा ये आपका मंजू बिराटा, तो ये आपका मंजू बिराटू और इडू थंसा बुथल के रूप में भी जाना जाता है। जो जल्लीकट्टू जो बर्ड बना है वह आपका एक बर्ड है काली जिसको कॉइन्स का नाम दिया जाता है, और जो एक बर्ड है काटू जिसका अंतर्गत होता है टाई मतलब भानना। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि ये डिनोट करता है जो इसमें बुल होती है जिससे के थ्रू ये गेम खेला जाता है। तो ये जो बुल के जो हॉर्न होता है जो उसका सींग होता है उसमें एक कॉइन की एक पोटली को इसके अंतर्गत बांधा जाता है। तो इसी कारण से इसे जल्लीकट्टू कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जल्लीकट्टू के बारे में, तो ये इसका जो रेफरेंस है जो आपका वह आपको एक जो एपिक तमिल जो क्लासिकल जो ग्रंथ है सील पादिकारम उसमें इसका आप रेफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो 2 अदर जो एंशिएंट लिटरेरी हैं जो वर्क जिसके अंतर्गत अदर जो है आपके मलाई पैदुकोदम एंड आपका जो कैली हो गई, तो इसके अंतर्गत ही आपको ये इसके रेफरेंस देखने को मिलते हैं जल्लीकट्टू फेस्टिवल के। जो जल्लीकट्टू है एक एंशिएंट स्पोर्ट्स है जो कि रेफर किया जाता है तमिल क्लासिक एज 400 से लगभग 100 बीसी के बीच में। और इसके अगर हम केव पेंटिंग्स की बात करें तो इसमें जो केव पेंटिंग्स में भी इनको देखा जाता है लगभग 2500 ईयर्स ओल्ड डिपिक्टेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मैन है वह कंट्रोल कर रहा होता है बुल को। इसको अदर नाम से भी जाना जाता है। इसका अदर नाम है येरू थाजुवुत्थल, इसके अलावा माडू पिडित्थल, इसके अलावा एक थर्ड नाम और है पोलेरुधु पिडित्थल। तो इसके अन्य नाम और क्या है येरू थजावुत्थल, माडू पिडित्थल और एक है पोलेरुधु पिडित्थल। तो ये 3 नाम से अदर नाम से भी ये जाना जाता है। अगर हम बात करें कि मोस्ट पॉपुलर जो जल्लीकट्टू है एक वन सेलिब्रेटेड किया जाता है जो अलांगनुलुर जो नियर है मदुरई के उसके अंतर्गत इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको 2014 में इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि पिटीशन दी गई थी जो पेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, और एक और जो पिटीशन दी गई थी इस साथ में ही दी थी इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल जो प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, इनके द्वारा पिटीशन दी गई थी जिसके कारण से 2014 में इसको बैन कर दिया गया था। फिर तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई 2017 में जिसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है जो कि एनिमल एक्ट पीसीए एक्ट जिसके नाम से हम जानते हैं 1960 का है, जिसके अंतर्गत इसको उन्होंने एक्ट पारित किया अपनी विधायिका से और उससे कंसेंट ले लिया गया प्रेसिडेंट से। तो इसके कारण से ये फिर से ये प्रथा शुरू हो गई और उसी के बिहाफ पर अभी एक पिटीशन लगी है जिस पे की जो सुनवाई करेगी वह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पेटा है, एक पेटा एक आपका ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिटेबल
आपकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी वर्जीनिया यूएसए के अंतर्गत है और ये एक एफिलिएटेड है वर्ल्ड वाइड। ये इसका जो बिलीव है कि जो एनिमल के पास भी वही राइट होते हैं और वह उसी तरीके का जीवन ये आपके जिस तरीके से ह्यूमन जीवन जीता है तो उस तरीके के ही राइट्स इनके भी होते हैं, तो उनके अधिकारों के लिए लगातार प्रयास करता रहता है पेटा के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जल्लीकट्टू से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी कि स्पिन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट इन द स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बनाने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये टाई अप सिस्टम है वन ऑफ द काइंड, जो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन मिलकर इन्होंने जो स्टार्टअप्स जो एसएमईज को बढ़ाने के लिए, स्पेस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए ये एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इसके स्पेस टेक एनालिटिक्स के द्वारा 2021 में इंडिया की जो रैंक है 5th लार्जेस्ट प्लेयर है इन द स्पेस इंडस्ट्री इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो स्पेस टेक जो इनोवेशन नेटवर्क है इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है तो और फॉर द इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट इन द स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट इस तरीके का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है जिससे कि जो स्पेस इंडस्ट्रीज को ये प्रमोट किया जा सके, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो 2021 में स्पेस टैक एनालिटिक्स आए थे तो उसमें इंडिया की रैंक 5th लार्जेस्ट नहीं बल्कि ये 6th लार्जेस्ट इंडस्ट्री थी इंडिया की स्पेस इंडस्ट्रीज के रूप में इंटरनेशनली, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एमओयू साइन किया है एक सोशल अल्फा जो कि एक प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर की कंपनी है जो कि मल्टी स्टेज जो इनोवेशन है, क्यूरेशन है, वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर द साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो तैयार किए जा रहे हैं फॉर द स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को लॉन्च इसके अंतर्गत करने के लिए, तो ये दोनों मिलकर इसमें स्पिन के अंतर्गत कार्य करेंगे। अगर हम स्पिन की बात करें तो स्पेस टैक इनोवेशन नेटवर्क है एक इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन, वेंचर डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि जो हमारा स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम है उसको प्रमोट किया जा सके। ये एक वन ऑफ द काइंड पब्लिक और प्राइवेट कोलैबोरेशन है जिसमें आपकी अल्फा ये आपकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और इसरो जो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कोलैबोरेशन किया है फॉर द प्रमोट द स्टार्टअप्स इन अ स्पेस इंडस्ट्री। इसके अलावा जो स्पिन है ये प्राइमरली फोकस करेगा लगभग 3 डिस्टिंक्ट इनोवेशन कैटेगरीज पर, जिसमें आपका जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजीज हैं, डाउनस्ट्रीम जो इनके एप्लीकेशंस है उस पर। इसके अलावा जो इनेबलिंग करेगा जो टेक्नोलॉजी और स्पेस मोबिलिटी से, और एयरोस्पेस मटेरियल, सेंसर्स और अवाइनिक्स जो टेक्निक्स होती हैं उसके अंतर्गत ये करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा स्पेस सेक्टर से संबंधित कोई स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अंतर्गत ये अभी जो लगभग 100 एक्टिव जो स्पेस स्टार्टअप्स इंडिया के अंतर्गत ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पिछले वर्षों से ज़्यादा थे, लगभग ये दुगने रूप से ये एक तरीके से ज़्यादा थे पिछले वर्षों की अपेक्षा में। अगर हम बात करें जो स्पेस टेक जो एनालिटिक्स है 2021 में ये डेटा आया जिसमें इंडिया को 6th लार्जेस्ट प्लेयर इंडस्ट्री बताया, क्योंकि ये जो 3.6% ऑफ द वर्ल्ड जो स्पेस टेक है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन रखता है। अगर हम बात करें यूएस का ओनली अगर हम एलोन बात करें तो लगभग 56.4% के साथ यूएसए सबसे टॉप पर है। अदर जो मेजर प्लेयर्स हैं उसमें यूके, कनाडा, चाइना एंड जर्मनी इसके अंतर्गत शामिल है इन द फील्ड ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स। इसके अलावा 2019 की बात करें तो इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री थी वो लगभग $7 बिलियन की थी, जो कि बढ़कर लगभग 2024 तक लगभग हो जाएगी $50 बिलियन तक। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया स्पिन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन इनइक्वलिटी रिपोर्ट से संबंधित है जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट है प्रोड्यूस की जाती है हर 2 साल में और जो कि अटेंशन करती है आपकी पब्लिक पॉलिसीज, पॉलिसी मेकर्स और जो गवर्नमेंट होते हैं उनका कि इनइक्वलिटी क्राइसिस किस तरीके की है कंट्री के अंतर्गत।
सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि गोवा हैज़ द लार्जेस्ट जो हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन गोवा के स्टेट के अंतर्गत है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि रूरल इंडिया की में टेंडेंसी है जो यूज करना जो फॉर्मल जो फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि सबसे कम है एसटी हाउस होल्ड्स हैं जो, और एससी हाउस होल्ड्स हैं, और जो ओबीसी हाउस होल्ड्स हैं उनके बीच में। तो इससे संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो इंडिया इनइक्वालिटी जो रिपोर्ट है ये प्रोड्यूस की जाती है एवरी 2 years, ब्रिंग द अटेंशन टू द पब्लिक का जो भी आपकी जो इनइक्वालिटी से संबंधित जो असमानता से संबंधित जो संकट है कंट्री के अंतर्गत उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो ये हर 2 साल में नहीं बल्कि एवरी ईयर इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये इसका अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है गोवा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन है, तो ये गोवा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि रूरल इंडिया में अगर बात करें तो जो फॉर्मल जो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात को यूज करने की जो टेंडेंसी है वह एसटी एससी और जो ओबीसी हाउस होल्ड्स हैं उनके बीच में काफ़ी कम है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। अभी ऑक्सफैम इंडिया की जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है उसके द्वारा द इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई, जिसके अंतर्गत फोकस किया गया डिजिटल डिवाइड को, जिसमें जो डिजिटल डिवाइड की अगर हम बात करें तो डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, जो कि प्रभावित करता है आपकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं वह उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम बात करें डिजिटल डिवाइड की तो OECD के द्वारा इसके जो डेफिनेशन दी गई है वह यह है कि जो डिजिटल डिवाइड है वह रेफर करता है गैप बिटवीन द जो इंडिविजुअल्स हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए और जो बिजनेसेस हो गए, और साथ ही साथ जो ज्योग्राफिकल एरिया है एट द डिफरेंट जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर वह उनके पास अपॉर्चुनिटी में कितना डिफरेंस है ICT टेक्नोलॉजीज का, तो उसको कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। अगर हम बात करें इस जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में तो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट है ये हर साल इसको प्रोड्यूस किया जाता है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा, जो कि एक तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है कि किस तरीके की असमानता की क्राइसिस है इंडिया के अंतर्गत या किसी भी कंट्री में। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो इंडिया की जो वुमेन है लगभग 15% लेस है जो कि उनके पास खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं है, साथ ही साथ जो 33% जो लेस है जो कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाती या उनको एक्सेस नहीं कर पाती। तो 15% के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और 30% जो है वो इंटरनेट सर्विस एक्वायर नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर हम सभी स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन वाला स्टेट है, इसके बाद गोवा का स्थान है लास्ट में, ये इसके बाद आपका केरला का स्थान आता है। अगर हम बात करें जो डिजिटल पुश जो पेंडेमिक रिजल्टेड की अगर हम बात करें तो जो अभी हमारे जो कोविड जैसा जो डिजास्टर आया तो उसका एक लगभग ये पेंडेमिक ने एक तरीके से पुश किया कि लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की तरफ जाएं। तो इसी कारण से जो 2021 में जो ट्रांजेक्शन हुआ लगभग $48.6 बिलियन का इसके अंतर्गत ट्रांजेक्शन हुआ, सॉरी डॉलर नहीं 48.6 बिलियन का। इसके अलावा अगर हम बात करें इन द रूरल इंडिया की तो टेंडेंसी है जो यूज जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उसको कम यूज करते हैं यहाँ के ST, SC और जो OBC हाउस होल्ड्स हैं उनके द्वारा। इसके अलावा ये रिपोर्ट है जो इसने एक तरीके से एक्सेस टू द कंप्यूटर्स की बात की है, जो कि आपके जो लाइकलीहुड अगर हम बात करें तो इनकी जो एक्सेस है वह जनरल और OBC ग्रुप पर ज़्यादा है कंपेयर करें SC, ST पॉपुलेशन की अपेक्षा में। इसके अलावा जो उनके पास खुद का कंप्यूटर होना और जो हायर लेवल की बात करें, जो एजुकेशन की बात करें, इनकम की बात करें तो उन पर ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वे जनरल और OBC के पास होंगे। एमंग्स द ऑल रिलीजन्स की बात करें जो 6 हैव द हाईएस्ट लाइकलीहुड है उनके पास जो कंप्यूटर, और साथ ही साथ इसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, हिंदूज और लास्टली आपके आते हैं मुस्लिम्स। तो सबसे ज़्यादा एक्सेस किसके पास है? 6 के पास, और सबसे ज़्यादा एक्सेस किसके पास कम है? वह मुस्लिम्स के पास। तो इस तरीके के डेटा प्रीलिम्स में तो पूछने की संभावना कम होती है, लेकिन इनको आप थोड़ा मेंस में जो सोसाइटी का पेपर है उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, और ये इसमें जो हाईएस्ट पेनिट्रेशन है, हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन है, वह किसके पास ज़्यादा है, किस स्टेट में है, तो ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथो डिटेक्ट किट के बारे में, जिसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनियस जो टीबी डिटेक्शन किट है जो कि बनाया गया है पुणे बेस्ड माई लैब के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसके अंतर्गत सिंगल टेस्ट के माध्यम से ही डिटेक्ट किया जा सकता है ट्यूबरक्लोसिस को, और जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है एमडीआर जो टीबी हो जाती है उसको। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनियस टीबी डिटेक्शन किट तैयार की है बाय द पुणे बेस्ड माई लैब के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें सिंगल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है फॉर डिटेक्ट ट्यूबरक्लोसिस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के लिए, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो पैथो डिटेक्ट किट है एक पुणे बेस्ड माई लैब के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस टीबी डिटेक्शन किट है जिसको अप्रूवल मिल गया है जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, तो उसके द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा जो टीबी एक्सपर्ट जो कमेटी है ICMR की, उसके द्वारा भी इसको अप्रूवल दे दिया गया है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो इसमें एक सिंगल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है जिससे भी डिटेक्ट कर सकता है ट्यूबरक्लोसिस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट को, क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं वह किन दवाइयों के प्रति ड्रग का रेजिस्टेंट हो जाता है, वह दवाइयाँ हैं आइसोनियाजिड और राइपेप्सिन जो होती है उनके खिलाफ ये रेजिस्टेंट जनरेट कर लेते हैं। इसके अलावा जो किट है मोर ऑटोमेटेड है, रिड्यूस कर देती है हाई एक्सपर्टीज़ की, आपको इसके टेस्ट करने के लिए हाई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी तो ये रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा इस किट को आपका इंडियन का जो रूम टेम्परेचर है उसके अंतर्गत इसको स्टोर किया जा सकता है, तो आपको एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा इसमें जो लो कॉस्ट और इसके अंतर्गत स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन की, इसको ऑपरेट करने की इसके लिए आपको अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम इसके बात करें टीबी के बारे में, तो टीबी ये आपका एक बैक्टीरियम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके माध्यम से ये टीबी होती है। ये जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियसी फैमिली का होता है जो कि जिसके अंतर्गत लगभग 200 मेंबर इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें जो सम ऑफ द जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं ये डिसीज जो टीबी और जो लेप्रोसी जैसी डिसीज इसके अंतर्गत जनरेट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो आपके मैन के साथ साथ ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो टीबी है मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है लंग्स को, पल्मोनरी टीबी चीज़ को कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये लंग्स को ही इफेक्ट करती है, ये अदर ऑर्गन्स को जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, अदर जो लंग्स होते हैं के अलावा भी उनको इफेक्ट ये कर सकती है, जैसे कि पेट की टीबी और इस तरीके की अलग अलग तरह की टीबी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टीबी है एक मोस्ट एंशियंट डिसीज है जो कि डॉक्यूमेंटेड की गई थी इजिप्ट के अंतर्गत फर्स्ट टाइम 3000 BC में। इसके अलावा टीबी ट्रीटेबल है, ये क्यूरेबल है। इसके लिए जो प्रोग्राम चलते हैं डॉट्स के द्वारा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इसके ट्रीटमेंट को। तो ये एक तरीके से इस तरीके की भ्रांति लोगों में होती है कि ये अनट्रीटेबल है, तो ये ट्रीटेबल है और क्यूरेबल डिसीज है जिसका 9 महीने में पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो टीबी जो है आपका पर्सन टू पर्सन विद द हेल्प ऑफ एयर, जब उस टाइम पे अगर कफ है या स्नीज करता है, स्पिट थूकता है, तो वो उस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो एक्टिव जो लंग टीबी होती है इसमें जो आपका जो ब्लड होता है उसमें कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, चेस्ट पेन होता है, वीकनेस आ जाती है, लगातार वेट गिरने लगता है, फीवर होने लगता है और रात में नाइट स्वेट्स होने लगते हैं, मतलब रात को आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल इम्पैक्ट की टीबी की, तो 2019 की अगर हम डेटा की बात करें तो 87% ऑफ न्यू जो टीबी केसेस हैं वह 30 हाई टीबी जो बर्डन कंट्रीज के अंतर्गत देखे गए। इसके अलावा जो 8 कंट्रीज हैं अकाउंटेड लगभग 2/3 ऑफ जो टीबी केसेस हैं वो लगभग 8 कंट्रीज में आते हैं, जिसमें आपका इंडिया फर्स्ट नंबर पर है, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका हैं। यहाँ पर लगभग 2/3 जो टीबी केसेस हैं वहाँ इन 8 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम इंडिया के डेटा की बात करें तो 1.8 मिलियन टीबी केसेस जनवरी से दिसंबर 2020 को हमें देखने को मिले, जो कि आपके जो पिछली बार थे वह 2.4 मिलियन थे। तो मतलब इसमें कमी तो आई, लेकिन ये 1.8 मिलियन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें बीसीजी वैक्सीन की, तो बीसीजी डेवलप की गई थी, 2 फ्रेंचमैन थे, एक अल्बर्ट कैलमेट थे और कैलमेट ग्यूरिन थे। तो इनके द्वारा इसको किया गया था, जो माइक्रोबैक्टीरियम जो बॉविस था उसके स्ट्रेन को मॉडिफाई करके इसको बनाया गया था बीसीजी को, और फर्स्ट यूज इसका ह्यूमन पे किया गया था वह 1921 में किया गया था। इसके अलावा जो इंडिया में इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया, लिमिटेड स्केल पर ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम 1948 में, और जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम था 1962 का, उसके अंतर्गत फिर इसको शामिल कर लिया गया। अगर हम बात करें, इन एडिशन टू द प्राइमरी यूज ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट द टीबी, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द जो रेस्पिरेटरी और जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होते हैं न्यू बॉर्न के अंतर्गत, उनको इससे बचाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ग्लोबल एफर्ट इसके लिए किए जा रहे हैं, WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है जो जॉइंट इनिशिएटिव फाइंड ट्रीट ऑल एंड हैशटैग एंड टीबी, जिसके अंतर्गत ग्लोबल फंड भी तैयार किया गया है और जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप भी इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। WHO ने इसने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी WHO के द्वारा लगातार रिलीज की जाती है। इसके अलावा इंडिया के एफर्ट की बात करें, तो नेशनल स्ट्रेटेजिक जो प्लान है ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन का, तो हम 2025 तक हमने टारगेट रखा है कि हम एलिमिनेट कर देंगे 2025 तक। इसके अलावा अगर हम वैश्विक टारगेट की बात करें, तो ये वैश्विक टारगेट है 2030 तक एलिमिनेट करने का टीबी को। इसके अलावा एक निश्चय इकोसिस्टम है, नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निश्चय इकोसिस्टम किससे संबंधित है। इसके अलावा एक जो योजना है निश्चय पोषण योजना, ये भी आपका एक तरीके से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ये टीबी को हराने के लिए इंडिया की तरफ से एफर्ट किए जा रहे हैं। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।